नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शौर्य रेड्डी जी द्वारा लिखित चांदी का जूता कहानी का सारांश सुनाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कहानी के मुख्य पात्र है शिवराम, प्रसिद्ध वकील है। उनके मित्र हमारे लेखक रेड्डी जी है। साथ में और एक मित्र है वेंकटेश्वर राव। इनके अलावा वेंकटेश्वर राव की पत्नी रमा है और गौण पात्र के अंतर्गत राव की बहू सीमा, उनका बेटा सुरेश भी आते हैं। जिन लोगों का डायलॉग नहीं दिया गया है उनको हम लोग गौण पात्र कह सकते हैं। वकील साहब को भी हम लोग गौण पात्र के अंतर्गत रख सकते हैं। चलिए कहानी का सारांश जानेंगे। एक बार वकील के वहां पे उनके बेटे का जन्म महोत्सव चल रहा था। उसके लिए वकील ने शहर के सभी प्रसिद्ध अमीरों को बुलाया था, साथ में अपने मित्रों को भी। उस मित्र मंडली में हमारे रेड्डी जी और राव भी शामिल हुए। जैसे ही राव रेड्डी को देखते हैं, गले मिलते हैं और बताते हैं कि कल तुम्हें हमारे घर जरूर आना पड़ेगा, हमारा अवतरण तुम्हें लेना पड़ेगा, ऐसा इनवाइट करते हैं। राव का इन्विटेशन एक्सेप्ट करता हुआ रेड्डी एग्जैक्ट कल सुबह उनके घर जाते हैं। उनका घर तो बहुत शानदार था। उनके घर में एक पालती कुतिया थी, सोनी। जिनके घर जैसे ही रेड्डी जाते हैं वो अपने घर की तुलना करने लगते हैं, कारण राव के घर बहुत सजा हुआ था और वेल ऑर्गेनाइज्ड था। वो अपने पत्नी के बारे में सोचते हैं कि राव की पत्नी कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, कितनी टेस्ट है उनका ना पूरा डेकोरेशन में, पर मेरी पत्नी भी है, उसको अभिरुचि ही नहीं है। ऐसे वो विचार करते रहते हैं। उतने में राव का प्रवेश होता है और बताते हैं कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, उतने में मैं ड्रेसअप करके आता हूँ। रेड्डी न्यूज़पेपर पढ़ रहा ही होता है। उतने में राव की पत्नी रमा का प्रवेश होता है। रमा रेड्डी की फैमिली फ्रेंड है, तो दोनों भी अच्छी तरीके से बात कर रहे होते हैं। उस बीच में फ्लो में रमा के मुंह से निकल जाता है कि आप सुरेश की शादी पे क्यों नहीं आए। सुरेश राव का बेटा था। रेड्डी को एकदम शॉक होता है कि सुरेश की शादी हो गई। वो बोलता है कि मुझे तो इनविटेशन नहीं मिला, अगर मिला होता तो मैं ज़रूर आता था। यहाँ पे रमा बोलती है कि नहीं नहीं, पहले इनविटेशन हमने आप ही को दिया है, आप नहीं आए। तो आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। रेड्डी को लगता है कि ये बहस सही नहीं है, ये फालतू में ये औरत बात कर रही है। उतने में राव का प्रवेश होता है और राव अपनी पत्नी रमा को इंस्ट्रक्शन देता है कि नाश्ते का प्रबंध करें। रमा नाश्ते को तैयार करने के लिए किचन में चली जाती है। राव और रेड्डी बात करने लगते हैं। उतने में किचन से बुलावा आता है कि नाश्ता रेडी है। राव रेड्डी को किचन पे ले जाता है। डाइनिंग एरिया में एक सुंदर सी लड़की गुड़िया जैसी मिठाइयों को डाइनिंग टेबल में सजा रही होती है। राव इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी बहू सीमा है, एमए किया है उसने लिटरेचर में और गोल्ड मेडलिस्ट भी है। साथ में बताता है कि बेटा चाचा जी को तुम्हारा गोल्ड मेडल दिखाओ। पर सीमा जाती भी नहीं है और दिखाने का उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता है गोल्ड मेडल। तो रेड्डी को लगता है कि सीमा को इंटरेस्ट नहीं है। उतने में रमा का फिर से प्रवेश होता है और हॉल में जो रहा अलमारी को ओपन करके गोल्ड मेडल को लेकर आके रेड्डी के हाथ में थमा देती है और बताती है कि ये गोल्ड मेडल है सीमा का। हमारी बहू के ऊपर हमें बात करने के लिए बहुत गर्व होता है। बहुत कुछ पढ़ी लिखी है, कॉलेज में भी पढ़ाती है, साथ में रात भर पढ़ती है, पीएचडी कर रही है। बोलती है कि डीलिट भी करेगी। मैं बोलती हूँ कि इतना रात भर तुम पढ़ती रहोगी तो तुम्हारा सेहत का क्या होगा। फिर भी नहीं सुनती है, घर का पूरा काम करती है, ससुर जी का भी सेवा कर लेती है। तब रेड्डी को ऐसा लगता है कि काम करने वाली बहू के हाथ से इतना सब कुछ घर का काम करवाना सही नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, क्यों ना आप एक मेड को हायर कर ले। तो इसकी सलाह मानती हुई रमा बोलते है कि तो मैं तो रेडी हूँ, पर कोई आने के लिए रेडी नहीं है। ऊपर से कितने लोगों का काम है, 4 जनों का ही तो काम है, तो हमारा घर का काम हमें करने में अच्छा लगेगा। घर वालों के हाथ से खाना पकाना सही है, और ऊपर से अगर हम लोग घर में काम करेंगे तो हमारा सेहत भी बना रहेगा। ये सब कुछ बोलती है। रेड्डी आगे कुछ नहीं बोलता है। उस बीच में राव रेड्डी को लेकर आते हैं और बैठक में बिठाते हैं। बताते हैं कि रमा जो है सीमा को बहुत काम देती है। सीमा को घर का काम भी करना पड़ता है, बाहर का काम भी करना पड़ता है, और वो कुछ भी नहीं बोलती है। बहुत अच्छी लड़की है। हम लोग बहुत लकी है कि इस तरह की बहू को हमने पाया है। हमारे रिश्तेदार में और एक बहू है,
वो मैट्रिक पास की हुई है, थोड़ा कम दहेज लेकर आ रही है। फिर भी अगर ससुर वालों ने कुछ काम करने के लिए उसे बोलेंगे ना, तो वो बोलेगी मैं क्यों काम करूं, मेरे पिताजी ने आप लोगों को दहेज इसलिए दिया है कि मैं आपके घर में काम करूं। मैं काम नहीं करूंगी, दहेज का पैसे को बैंक में रखो और उसमें से आने वाले इंटरेस्ट से एक मेड को हायर कर लो, ऐसे बोलती है। पर हमारी सीमा ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। बहू की तारीफ करता है और उस बीच में बताता है कि तुमने बहुत दिन हो गया ना मेरे साथ सिगरेट पी के, आज मेरी कसम तुम्हें पीना ही है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर एक बार तुम्हें सिगरेट पीना है बोल के एक सिगरेट देता है और एश ट्रे लेकर आने के लिए वह जाता है। उस बीच में रेड्डी विचार करने लगता है कि घर कितना सुंदर है, कितना सजा हुआ है, कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, पर घर के सभी सदस्यों के मनस्थिति क्या है, किसी का किसी के मनस्थिति से मिलता ही नहीं है। उस बीच में राव फिर से आता है और एस्ट्रे लेकर आता है। एस्ट्रे बहुत आकर्षित था, वह चांदी का बना हुआ था और उल्टे जूते का आकृति का था। रेड्डी पूछता है कि ये तुमने कहाँ से लिया। राव बताता है कि अरे यार तुमसे क्या छुपाना, मैं बता दूंगा कि मैं तो जब से कॉलेज में पढ़ता था ना, मेरा एक सिद्धांत था कि मैं दहेज नहीं लेने वाला हूँ, उसी जैसे मैंने बिना दहेज का शादी की। मैं सोचा था कि अपने बेटे का भी शादी उसी जैसे करूँ, तो अपने एक मित्र की बेटी से मैंने शादी का न्योता तय करने गया था, पर वो रिश्ता रमा को पसंद नहीं आया क्योंकि वह दहेज चाहती थी। बहुत सारे रिश्तों को उसने टुकरा दिया क्योंकि वो लोग दहेज नहीं देते थे या कम दहेज देने वाले थे। फाइनली उसने सीमा को एक्सेप्ट किया क्योंकि सीमा दिखने में सुंदर है, पढ़ी लिखी है, कमाती भी है, ऊपर से उनके पिताजी का जो बैकग्राउंड है वो ऑफिसर है, तो इसलिए अगर सीमा से हम लोग शादी का रिश्ता पक्का कर लेंगे तो हमें अच्छा दहेज मिलेगा, सोच के रमा सीमा के लिए हाँ बोलती है। शादी तय हो गई। 15 दिन तक शादी के लिए शादी के कार्ड भी छप चुके थे। तब रमा को पता चला कि सीमा के पिता जो है ना वो भद्र पुरुष है, रिश्वत उन्होंने नहीं लिया है, शादी तो अच्छे तरीके से करवा के दे देंगे पर दहेज का पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए रमा मुझे सलाह दी कि आप सीधा जाके उनसे पूछिए कि वो क्या दहेज देने के लिए रेडी है या नहीं, अगर रेडी नहीं है तो बिल्कुल शादी नहीं होगी, ऐसे स्ट्रिक्टली बोलकर आ जाइए। मैं अपने सिद्धांतों को बदल में रख कर सीमा के घर पहुंचा और उनके पिता से मैंने अपना जो दहेज का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया। वो बहुत जेंटलमैन थे, इसलिए मुझे कुछ नहीं बोले, चुप हो गए और मुझे पता चला कि वो डौरी अरेंज करेंगे। वो चीज़ आके मैंने रमा को समझाया। शादी के 1 हफ्ते पहले सीमा के पिता ने राइस मिल के सभी सदस्यों को अपने घर बुलाया था। सभी सदस्यों मिल के सीमा के लिए एक अच्छा तोहफा दिया और वही तोहफा था चांदी का बर्तन, और वही बर्तन हमारे लिए दहेज के रूप में शादी में आया। शादी होने के बाद दहेज के रूप में आने वाला बर्तन को हम लोगों ने खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे बंडल्स के नोट के बंडल्स थे और बहुत नए नए नोट थे उधर। मुझे शक हुआ कि ये जाली नोट है या ओरिजिनल है, पर पूरे के पूरे ओरिजिनल नोट ही थे। पिता के ऊपर वह प्रशंसा करने लगी और मैं चांदी के बर्तन के अंदर हाथ डाला तो मुझे आखिरी चीज हाथ में मिला, वह ये चांदी का जूता। मेरे समधी ने यह जूता मेरे मुंह पर नहीं दिल पर मारा था। ऐसा एक अंतिम वाक्य कहकर राव अपना फ्लैशबैक खत्म करता है और यही पे कहानी का अंत भी होता है। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि ये दहेज प्रथा के ऊपर चित्रित किया गया एक कहानी है। दहेज देना और दहेज लेना दोनों भी अपराध है। कानून का उल्लंघन करते हुए सभी पढ़े लिखे आदमियां इसका पालन कर रहे हैं, वो सही नहीं है। इसी संदेश के साथ मैं अपना वक्तव्य पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।